अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सिस्टम एंड इट्स कैटेगरीज, देन सोशियो टेक्निकल सिस्टम क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एमरजेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स की, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम्स इंजीनियरिंग क्या है, phases of systems engineering, spiral model of requirements and design, block diagram of simple burger alarm system। ये हम देखेंगे वन बाय वन। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। The system. A system is a purposeful collection of interrelated components that work together to achieve some objective। मतलब काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपस में लिंक्ड हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, आपका जो खास ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके, तो इसको सिस्टम कहेंगे। कैटेगरीज ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स की जो कैटेगरीज, दो मेजर कैटेगरीज हैं। टेक्निकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, पहले ये देख लें क्या है। नो प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर सच सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स के लिए हमें किसी प्रोसीजर की या प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपने काम करना है, वर्किंग करनी है, कुछ लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए आपके जहन में होना चाहिए कि क्या आपने लिखना है, क्या करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करें और जस्ट उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो आपके टेक्निकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपको प्रोसीजर या प्रोसेसेस की मजीद जरूरत नहीं होती। इसी तरह से दूसरी जो टाइप का कैटेगरी है वो है सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स। सोशियो टेक्निकल सिस्टम जो है इनमें हमें इसके बरक्स, जो टेक्निकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं इनके बरक्स यहाँ पे सोशियो टेक्निकल में हमें प्रोसीजर्स की और प्रोसेसेस की जरूरत होगी। इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे आपने पब्लिशिंग करवानी है, कोई बुक लिखी है आपने और उसको आपने पब्लिश करवाना है, तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए कि फाइनल उसकी जो पब्लिशिंग हो जाए बुक की, तो आपको कई मराहल से गुजरना पड़ेगा, कई प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ेगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियात हैं, वो क्या हो सकती हैं जी। पहली, एमरजेंट प्रॉपर्टीज। तो एमरजेंट प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओवरऑल सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी उसको बता रही होती है। मतलब ये सेपरेट जो आपके सब सिस्टम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये ओवरऑल जो आपका सिस्टम बिहेव कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज वो हम इसमें कंसीडर करते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके अगर हम स्पेसिफिक इनपुट देते हैं तो एक दफा अगर वो इनपुट देंगे तो नेक्स्ट टाइम वही इनपुट देने पे वो सेम पहली वाली आउटपुट नहीं आएगी। मतलब हर दफा आपकी आउटपुट चेंज हो सकती है सेम इनपुट देने पे। जैसे ये गेम्स होती हैं, कंप्यूटर गेम्स, तो उनके लिए उनके बैक एंड पे जो एल्गोरिथम है वो इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। रेसिंग होती है तो आउटपुट, अगर एक टीम रेस वो लगा रही है तो जब वो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से और डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो स्टार्ट करने के बाद डिफरेंट पाथ्स हैं, हर जो प्लेयर है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स कहते हैं। The extent to which the system supports organizational objectives does not just depend on the system itself. It also depends on the stability of these objectives. इसका मतलब ये है कि सिर्फ सिस्टम ही जो है वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बड़े अहम है। एक कंपनी के अंदर एक टीम है तो वो काम कर रही है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने वो अपना सिस्टम बनवाया और उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अब ऐसा टाइम आता है कुछ सालों बाद वो टीम चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है, नई टीम आती, हो सकता है उसके ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गए हो, उसमें वो तब्दीली आ गई हो ऑब्जेक्टिव्स के, तो अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका कामयाब नहीं रहेगा, वो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो इट्स मीन खाली सिस्टम ही नहीं बल्कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके स्टेबल होने चाहिए। एमरजेंट प्रॉपर्टीज,
एमरजेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि आपको बताया ये ओवरऑल जो आपका सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ना कि जो उसके अंदर सब सिस्टम्स होते हैं जो उसको पूरे सिस्टम को मिलकर बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज नहीं, ये ओवरऑल वो जो सिस्टम आपका बिहेव कर रहा है ये उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एमरजेंट प्रॉपर्टीज दो तरह की स्टूडेंट्स हो सकती हैं, फंक्शनल हो सकती हैं और दूसरी नॉन फंक्शनल हो सकती हैं। फंक्शनल में जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई बाइसिकल है, तो बाइसिकल का काम क्या होता है, बाइसिकल का काम ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, ये इसका फंक्शन है, तो ये फंक्शनल एमरजेंट प्रॉपर्टी होगी। और नॉन फंक्शनल में क्या है, नॉन फंक्शनल में ये हो सकता है वो कितनी रिलायबल है, उसकी सेफ्टी क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये नॉन फंक्शनल होंगी। नेक्स्ट देख लें, एग्जांपल्स ऑफ एमरजेंट प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहा है। वॉल्यूम, ये आपकी नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो अब हम डिस्कस करने लगे। वॉल्यूम मतलब स्पेस, आपका सिस्टम जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इन द सेंस ऑफ मेमोरी, तो आपकी हार्ड डिस्क में कितनी जगह ले रहा है, तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी नॉन फंक्शनल में ही आएगी। रिलायबिलिटी, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि वो जो आपका ओवरऑल जो सिस्टम बना है तो वो काफी सारे सब सिस्टम से मिलकर बना है, तो हर कंपोनेंट जो हर सब सिस्टम है वो दूसरे सब सिस्टम के साथ, दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरलिंक्ड है, तो अगर एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरे पे भी उसका असर होगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना रिलायबल है। सिक्योरिटी, आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, और ये बात जब हम वेब बेस्ड सिस्टम बनाते हैं तो उस पर और भी बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है इंटरनेट के जरिए हैकिंग का, अनऑथराइज्ड एक्सेस का बहुत खतरा रहता है, तो आप अपने सिस्टम को ऐसा सिक्योर करें कि अनऑथराइज्ड पर्सन हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें। रिपेयरेबिलिटी, हाउ इजी इट टू फिक्स अ प्रॉब्लम, अगर उसमें कभी प्रॉब्लम आती तो कितनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूजेबिलिटी, एंड यूजर को आपका जो सिस्टम जो आपने बनाया है उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इंटरफेसेस ऐसे कॉम्प्लेक्स किस्म के तो नहीं है तो उसको चीजों का पता ही नहीं चल रहा, तो आपका सिस्टम यूजेबल है, यूजेबिलिटी में ही आ जाएगा। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, हार्डवेयर रिलायबिलिटी, डेफिनेटली अगर आपका हार्डवेयर सिस्टम का अच्छा होगा तो ज्यादा देर तक चल पाएगा। अगर ऐसा है कि नेक्स्ट हम कहते हैं कि कुछ देर चलने के बाद, कुछ घंटे चलने के बाद आपका सिस्टम, आपका जो प्रोसेसर सिस्टम का वो ओवरहीट हो जाता है, तो जाहिर बात उसका जो हार्डवेयर है वो काबिल एतबार नहीं है, तो इस तरह से वो सिस्टम आपका जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का रिलायबल होना भी जरूरी है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो भी रिलायबल है, इसमें एरर्स तो नहीं है। ऑपरेटर रिलायबिलिटी, जो बंदा उसको यूज कर रहा है, जो एंड यूजर उसको यूज कर रहा है, जो उस पर वर्किंग कर रहा है, वो कहीं गलत एंट्रीज तो नहीं कर रहा, कोई इनपुट गलत तो नहीं दे रहा जिसकी वजह से आउटपुट वो नहीं आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि वो जो ऑपरेटर है वो किसी वजह से वो टेंशन में हो या और उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके सिस्टम को ओवरऑल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिस्टम्स इंजीनियरिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लें। सिस्टम इंजीनियरिंग इज द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग, implementing, validating, deploying and maintaining socio-technical systems। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि आपकी ये एक्टिविटी कि आपने स्पेसिफाई करना है, फिर डिजाइनिंग करना है, इंप्लीमेंट करना है और वैलिडेशन के वो वैलिड है कि नहीं, जिस मकसद के लिए आप वो सिस्टम बना रहे हैं, डिप्लॉइंग उसको आपने इंप्लीमेंट करके देखना है और बाद में उसकी मेंटेनेंस। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसमें सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स में आ जाएंगे और इस तरह की एक्टिविटीज हम जो परफॉर्म करेंगे वो आपकी सिस्टम्स इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आएंगे। फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेजेस ऑफ सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ये वो मराहल है जो हम नीचे देखेंगे। जब आपने सिस्टम इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें ये फेजेस हैं, इन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा वन बाय वन। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन है, सिस्टम डिजाइन है, सब सिस्टम डेवलपमेंट है, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम इंस्टॉलेशन, सिस्टम एवोल्यूशन एंड सिस्टम डीकमीशनिंग। तो ये 7 फेजेस हैं जो हम वन बाय वन को डिटेल में नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन।
व्हाट द सिस्टम शुड डू। तो इस फेज के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो करेगा क्या, उसके फंक्शंस क्या होंगे, एंड इट्स एसेंशियल एंड डिजायरेबल सिस्टम प्रॉपर्टीज, और उसकी वो खसूसियात क्या होंगी जो हम डिमांड कर रहे हैं। मतलब जो कस्टमर है उससे मिल बैठ के एंड यूजर भी इसमें शामिल होगा कि एंड यूजर जिसने वो सिस्टम यूज करना है कि वो किस तरह का इंटरफेस चाहता है, किस तरह की ईज चाहता है कि वो उस सिस्टम को आसानी से यूज कर पाए। तो ये सारा बैठ के जब हम स्पेसिफाई करेंगे उसके बाद नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। दिस फेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 रिक्वायरमेंट्स। वो क्या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मेन जो फंक्शन है, इसमें हम जो डिटेल है उनको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसमें हम ओवरऑल जिसका मेन फंक्शन है वो फंक्शन का देखते हैं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज, सिस्टम की क्या खसूसियात होनी चाहिए। लाइक आप कहते हैं कि वो जीआई बेस्ड होना चाहिए, या कोई आप स्पेसिफिक उसमें टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं उस पर बेस करें, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम मस्ट नॉट एग्जिबिट। एक ये भी बड़ी अहम चीज है, समटाइम्स हमें बताना पड़ता है कि ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये वाले काम नहीं कर पाएगा, तो वो आपने स्पेशली एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन करना होता है। एक बड़ा अहम जो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है वो है विक्ट प्रॉब्लम। विक्ट प्रॉब्लम क्या होती है? इज अ प्रॉब्लम दैट इज सो कॉम्प्लेक्स एंड वेयर देयर आर सो मेनी रिलेटेड एंटिटीज दैट देयर इज नो डेफिनेट प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। दोबारा देख लें कि ये विक्ट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम क्लियरली कुछ स्पेसिफिकेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इनपुट के तौर पे कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे विक्ट प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल आप यूं देख लें, जैसे अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि ज़लज़ले जो आते हैं तो उसके लिए आपने सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसमें आप एग्जैक्टली ये कभी भी नहीं बता सकते कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, उसकी शिद्दत कितनी होगी। इसी तरह से अगर आपका फ्लड इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई है तो उसमें भी ये चीजें आप यानी कि पहले से नहीं बता सकते, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकेंगे स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो ये तभी होगा जब वो प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो है ना कुछ बता सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको हम कहते हैं विक्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट दूसरा जो फेज है सिस्टम डिजाइन है। This phase tells us that how the system functionality is to be provided by the components of the system. तो सिस्टम डिजाइन के अंदर हम डिजाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन के बाद कि किस तरह से हमारा सिस्टम वर्कआउट करेगा। This phase includes the following activities. इसमें पहली एक्टिविटी क्या होती है जी सिस्टम डिजाइन के अंदर? पार्टीशन रिक्वायरमेंट्स। पिछली स्टेज में, पिछले फेज के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली होती हैं, हम उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मिलती जुलती होती हैं। तो एक जैसी या मिलती जुलती जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिमिलर, उनको हम एक उनका ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम इनके इन ग्रुप्स जो है डिवाइड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई सब सिस्टम्स, और ये जो बनाते हैं ग्रुप्स, तो उन्हीं ग्रुप्स की बेसिस पे हम सब सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर उन सब सिस्टम्स को हम जो है असाइन करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसके मुताबिक उसको लेके चलते हैं। स्पेसिफाई सब सिस्टम्स फंक्शनैलिटी, और हर जो आपका सब सिस्टम होगा जो आपका इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप आपने बनाया है, तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन की जाएगी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी वो बताई जाएगी। डिफाइन सब सिस्टम इंटरफेसेस, उसके इंटरफेसेस क्या होंगे। एक सब सिस्टम ने दूसरे सब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो किस तरह से करेगा, उसका इंटरफेस का क्या होगा ये बताया जाएगा। इस चीज को समझने के लिए एक मॉडल जिसे हम स्पाइरल मॉडल कहते हैं, और ये बेस करता है जो अभी तक आपने पीछे 2 फेजेस से आए हैं, रिक्वायरमेंट का और डिजाइन का। ये मॉडल हमें जो एक पिक्चर जो रियल में हो सकती है उसको समझने में काफी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये स्क्वायर इस तरह से ये स्प्रिंग की तरह मूव हो रहा है। देखें सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन, वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें ली। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स एलोकेशन एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, जो आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन दे दी कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को जांचा और जाना कि क्या होंगी
जो कस्टमर है उससे, एंड यूजर से, और अपने तौर पे ये सारा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर उसकी हम डिजाइनिंग करेंगे कि ये जो हमारे पास दो चीजें आ गई उसकी बेसिस पे हमने उसका डिजाइन बिल्ड करना शुरू कर दिया साथ साथ, और साथ में फिर हम इनको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद फिर जब अगली स्टेज पे जाएंगे तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसको इन्हीं के रिव्यू करने के बाद दोबारा देखेंगे। अगर उसमें कुछ और चीजें आ रही हैं तो फिर आगे उसमें से मजीद जो फर्दर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं वो देखेंगे, वो लेंगे, फिर उनको डिजाइन में ऐड करेंगे और इस तरह से मूव करते करते जो है ना एक हम फाइनल जो डिजाइन उसकी तरफ जा सकते हैं। थैंक यू जी, आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज।